क्या हो सकता है। और अक्सर ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आप अगर डाइट में प्रोटीन सही से नहीं लोगे तो प्रोटीन की कमी से क्या देखने को मिलेगा। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बड़ी अच्छे से पढ़ाया था कि प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? वो मैम चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है तो उसके ऑर्गन्स की, उसके टिश्यूज की, उनकी हड्डियों की, पसलियों की, सबकी ग्रोथ करवाने के लिए क्या चाहिए? उसे प्रोटीन चाहिए। तो अगर किसी बच्चे को सही मात्रा में, सही अमाउंट में प्रोटीन उस समय नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? तो आप याद रखेंगे बेटा कि अगर प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लिया, प्रोटीन की कमी हो गई, यानी कि प्रोटीन की क्या होगी? डेफिशिएंसी हो गई। आप पूरा लिख लेना, मैंने DEF लिखा है, डेफिशिएंसी हो गई। तो क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हुई तो यहाँ पर इस बच्चे में 3 तरीके की बीमारियां देखने को मिलेंगी। अक्सर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तीनों की तीनों एग्जाम में पूछा जाता है बीमारियों के बारे में। सबसे पहला आता है, उसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। नंबर 1 पे आता है क्वाशियोरकर। बेटा हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम है, लेकिन मैं आपको हिंदी भी नोट डाउन करवा दे रही हूं क्योंकि आता है एग्जाम में। एक नंबर पे आता है कौन सा? क्वाशियोरकर। और क्वाशियोरकर के अंदर क्या हो जाता है, अभी आपको एक फोटो दिखाएंगे, उससे आप समझ में आएगा आपको कि बच्चों के अंदर क्वाशियोरकर में हो क्या जाता है। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं मेरास्मस। नंबर 2 पे आता है, उसको बोलते हैं मेरास्मस डिजीज। हिंदी में सेम नाम है बेटा, मेरास्मस रोग हो जाएगा, मेरास्मस रोग हो जाएगा। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं कोचेक्सिया, या कचेक्सिया भी बोलते हैं, ठीक है, कोचेक्सिया। कोचेक्सिया, ये लो, हिंदी में आप कोचेक्सिया लिखोगे, कोचेक्सिया। ये 3 बीमारियां आपको कब देखने को मिलेंगी? जब बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, तब देखने को मिलती है। अब क्या होता है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बड़ी अच्छे से पढ़ाया था कि बच्चे को ग्रोइंग स्टेज में अगर सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिला, आपको ये बात पता है ना कि हमारे घर में जब छोटा बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं? उसे दाल का पानी पिलाते हैं, है ना, दाल खिलाते हैं, हम दूध पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि दाल का पानी हो गया, साथ में आपका मिल्क हो गया, ये सब अच्छे से प्रोटीन रिच कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्वाशियोरकर के अंदर क्या होता है? पहली बात तो ये तीनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलेंगी। कोचेक्सिया भी एक डिजीज है बेटा, CHOXIEIA। ये कोचेक्सिया में होता क्या है वो जरा बात को ध्यान से सुनो। क्वाशियोरकर में क्या होता है पहले ये सुनो, मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ। इस फोटो के अंदर ये जो छोटा बेबी है, ये छोटा छोटा बच्चा है, इसको क्वाशियोरकर है। अब क्वाशियोरकर में क्या क्या हो जाता है वो देखो, ऐसे स्प्रेस हेयर हो जाते हैं, हेयर की ग्रोथ नहीं हो पाती है। लास्ट क्लास में बड़ी अच्छे से पढ़ाया था मैंने कि बालों की अगर ग्रोथ अच्छी रखनी है तो प्रोटीन अपनी डाइट में अच्छा खाओ, है ना, क्योंकि प्रोटीन की कमी से बाल क्या होते हैं? बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस बच्चे के बाल उगेंगे लेकिन उग के वहीं दब जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा बेटा, दाब या स्प्रेस हो जाएंगे, बाल दब जाएंगे। दूसरा, इस बच्चे का जो फेस है वो मून जैसा हो जाएगा, कुछ दिख रहा है आपको ऐसे चांद जैसा, ऐसा लग रहा है आपको, मूनी फेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका लीवर फैटी हो सकता है। इसका जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसके अंदर क्या आ जाती है? उसके अंदर बेटा सूजन आ जाती है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लीवर में फैट की मात्रा ज्यादा होकर लीवर के अंदर जम जाता है। नेक्स्ट, इसका पेट जो होता है उसमें सूजन आ जाएगी, पेट फूल जाएगा, ये देखो इस बच्चे का पेट कैसे फूला हुआ है। और अनीमिया हो जाएगा, अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, इस बच्चे के अंदर खून की कमी देखने को मिलेगी। तो खून की कमी हो जाएगी, बालों की ग्रोथ रुक जाएगी, फेस जो है वो चांद के जैसा दिखने लग जाएगा, पेट फूल जाएगा, हाथ पांव पतले हो जाएंगे, लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी बीमारी को बोलते हैं क्वाशियोरकर डिजीज। एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आता है प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है, या पूछेगा क्वाशियोरकर किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है। तो दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपको यहां पर नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। ओके चलो, तो ये प्रोटीन की कमी से पहला क्वाशियोरकर है। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से, यहां पे मैंने लिखा है मेरास्मस रोग। मेरास्मस रोग में क्या होता है? मेरास्मस रोग के अंदर जिस बच्चे के अंदर मेरास्मस होता है उस बच्चे के अंदर क्या हो जाता है? एक तो उसकी बोन्स जो होती है ना, हड्डियां, वो थिन हो जाती है बेटा, उसकी हड्डियां क्या हो जाती है? थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, हड्डियां पतली हो जाएंगी। जो रिब्स होते हैं वो भी पतली हो जाएंगी, रिब्स का मतलब होता है पसली, पसली भी क्या हो जाती है? थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। और बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है बेटा, बच्चे की ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है बेटा। इसको बोलते हैं मेरास्मस, इसको बोलते हैं मेरास्मस, ठीक है। ओके, तीसरा आता है कोचेक्सिया। कोचेक्सिया में क्या होता है वो भी जरा सुन लीजिए। कोचेक्सिया में क्या हो जाता है? कोचेक्सिया में क्या होता है? कोचेक्सिया में भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोटीन की कमी हो जाती है एक तो, और जब बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है ना तो इस स्टेज में क्या होने लग जाता है? बॉडी ना प्रोटीन हड्डियों से लेना शुरू कर देता है। अब एक हड्डी है इस तरीके से, मान लो एक बोन है, हड्डी है, इस हड्डी के अंदर प्रोटीन है। अब कोचेक्सिया के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो हड्डियों का सारा प्रोटीन ना ऐसे बाहर आने लग जाता है, शरीर के अंदर हड्डियों से सारा प्रोटीन बॉडी के अंदर फ्लो करने लग जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी इसमें हड्डियों के पास प्रोटीन की बिल्कुल कमी हो जाएगी, तो इसमें हड्डियां क्या हो जाती है? एक्सेस में पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। बच्चा क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा, हाथ पांव एकदम पतले पतले हो जाएंगे, रिब्स, छाती में जो आपके यहाँ पे पसलियां होती है वो दिखना शुरू हो जाती है, इतना पतला हो जाता है बच्चा, इतना पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों बीमारियां किसकी वजह से होती हैं? प्रोटीन की डेफिशिएंसी डिजीज है, ये तीनों की तीनों बीमारियां प्रोटीन की कमी से देखने को मिलती हैं। तो एग्जाम में पूछे क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, मेरास्मस किसकी कमी से होता है, और कोचेक्सिया किस कमी से होता है? कोचेक्सिया वो बीमारी है जिसके अंदर हड्डियों से प्रोटीन आपके बॉडी में आना शुरू हो जाता है, हड्डियों के पास प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हड्डियां बेचारी पतली हो जाती हैं, ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब भंगूर, टूटने लग जाएंगी, हड्डियां घिसना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से हड्डियों में बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती हैं। तो इस स्टेज को आप क्या कहते हैं? कोचेक्सिया या कोचेक्सिया कहते हैं, राइट। तो ये तीनों बीमारियां प्रोटीन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं मैम, अगर हम प्रोटीन ज्यादा खा लें तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या, है ना? अगर हम प्रोटीन बहुत ज्यादा ले लें मैम, डाइट में एक्सेस ले लें तो उससे क्या हो सकता है? तो बेटा प्रोटीन ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए। अब ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि 100 ग्राम 200 ग्राम ज्यादा हो गया तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं। जितनी आपकी डाइट है उससे बहुत ज्यादा आपने ले लिया, 2 गुना 3 गुना ज्यादा प्रोटीन ले लिया, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसमें होता क्या है, आपको लास्ट क्लास में एक चीज याद होगी, मैंने पढ़ाया था प्रोटीन की छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। और अमीनो एसिड में क्या होता है? NH2 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर आपने प्रोटीन ज्यादा लिया तो NH2 भी ज्यादा आ गया, और NH2 ज्यादा आ गया तो हमारे बॉडी में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हमारे बॉडी में क्या होते हैं?
हाइड्रोजन आयंस होते हैं। H+ आयंस इसके साथ जुड़ जाएगा और जैसे ही H+ आयंस यहां से जुड़ा तो ये बन जाता है बेटा NH3। NH3 का मतलब होता है अमोनिया, और अमोनिया हमारे बॉडी के लिए क्या होता है बेटा? टॉक्सिक होता है, ये जहरीला होता है, और ये टॉक्सिक अमोनिया जाके आपके लीवर में जम जाएगा तो लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये अमोनिया जाके कहां जमना शुरू हो गया? आपके किडनीज में जाके जमना शुरू हो गया, गुर्दों में जाके जमना शुरू हो गया, तो गुर्दे डैमेज होने लग जाते हैं। तो प्रोटीन ज्यादा लेने से लीवर और किडनी इफेक्टेड होते हैं। ये दोनों ही बीमारियां जो होती है ना बेटा, ये वाली ये बच्चों में होती है। देखो हमारी एज में हम लोग इतना प्रोटीन तो खा लेते हैं कि कभी भी हम लोगों में प्रोटीन की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाली बीमारियां जो है ना छोटे बच्चे को होती है, क्योंकि छोटे बच्चे को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, वो ग्रोइंग स्टेज में है, उसके टिश्यूज, उसकी हड्डियां, उसकी मांसपेशियां, पसलियां, दांत, उसके सारे कुछ चीजों की ग्रोथ हो रही है। तो उस समय उस बच्चे में प्रोटीन की कमी हुई तो इनमें से कोई ना कोई बीमारी देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग में प्रोटीन की कमी नहीं होती, क्योंकि हम एक दिन में रोटी खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, थोड़ा बहुत दूध भी पी लेते हैं, ना, सब्जियां खा लेते हैं, इन सबसे हमें प्रोटीन मिल जाता है, राइट। तो आप याद रखेंगे कि अगर प्रोटीन ज्यादा खाया तो प्रोटीन में NH2 है, NH2 को हमारे बॉडी में हाइड्रोजन आयंस मिल जाते हैं और यहां से NH3 बन जाता है। NH3 का मतलब होता है अमोनिया, और ये अमोनिया हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होता है, यानी कि जहरीला होता है। ये अमोनिया खून में घुलेगा और घुल के आपका जो लीवर है, जो जिगर है, यकृत है, उसके अंदर जम जाएगा और आपका लीवर खराब करना शुरू कर देगा। ऐसे ही बेटा अगर ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं तो वो किडनी भी खराब कर देते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, कम समय में बॉडी बनाने के चक्कर में, सिक्स पैक्स बनाने के चक्कर में, है ना, जिम में जो लोग आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल प्रोटीन ले लेते हैं, और आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर लेते हैं ना, उसको देखा होगा आपने, पाउडर घोल घोल के पीते हैं, और जब वो पाउडर घोल घोल के पीते हैं ना, वो आर्टिफिशियल प्रोटीन भी ठीक आपके लीवर में आके जम जाता है और आपके किडनी में आके जम जाता है, और धीरे 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 ऐसे लोगों की लीवर किडनी खराब होना शुरू हो जाती है, आगे चल के उनको बहुत सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन ज्यादा खाने से हमारे लीवर और किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कम खाने से तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, और ये तीनों बीमारियां अक्सर बच्चों में ही देखने को मिलती है। हमारी एज में प्रोटीन की कमी होती नहीं है, क्योंकि भैया बिना खाना खाए तो आप रहते ही नहीं हो, और खाने में बहुत सारा प्रोटीन खा लेते हो। इसलिए चलिए अब बात करते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर ली, हमने प्रोटीन्स कंप्लीट कर लिया, अब हमारा जो तीसरा न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है लिपिड्स, लिख लीजिए लिपिड्स, जिसको हिंदी में लिपिड्स ही कहते हैं हम, और लिपिड्स को कॉमनली हम क्या कहते हैं बेटा? फैट। लिपिड्स का कॉमन नाम जो होता है वो फैट होता है, वो वसा होता है। थोड़े से पढ़े लिखे लोग लिपिड्स बोल देते हैं, बाकी हमारे जैसे लोग फैट ही कह देते हैं। तो फैट बोलो या लिपिड बोलो, बात यहाँ पे बराबर है बेटा। क्या होती है लिपिड्स? आप सभी ने एक सेंटेंस तो बिल्कुल सुन रखा होगा, क्या कि लिपिड्स या फैट ज्यादा लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जब 200 से ऊपर चला जाता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अरे फलाना इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, इसलिए फलाना इंसान को हार्ट अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई। ये बात आपने सबने सुन रखी होगी डेली लाइफ में। तो यही हम आगे चल के सारा एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड्स होते क्या है। तो बेटा लिपिड्स भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कार्बन हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, ठीक ऐसे ही लिपिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसका मतलब मैम इनमें भी क्या होगा? इनमें भी कार्बन होगा। जी हाँ, इनके अंदर भी क्या होता है? कार्बन होता है। लिपिड्स के अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारे एलिमेंट, इन सारे तत्वों से मिलकर बनता है लिपिड, यानी फैट बनती है। फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? फैट भी एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, जिस चीज का, जिस न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसका चयापचय होता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो लिपिड्स फैट का भी क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म होता है, इसीलिए हमें इनसे भी क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, इनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर में। तो ये भी ऊर्जा देते हैं, ये भी एनर्जी वाले कंपाउंड्स होते हैं। अब बच्चों में आपको एक बात बताने वाली हूं, लिपिड्स जो होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी देता है। 1 ग्राम लिपिड में 1 ग्राम लिपिड लिखो या फैट लिखो, समझ जाओगे, ठीक है। एल लिख दिया, एल फॉर लिपिड्स। 1 ग्राम लिपिड्स में अप्रोक्स 9.1 टू 9.3 कैलोरीज एनर्जी होती है। अरे मैम इतनी सारी एनर्जी मिलती है फैट से, लिपिड से? जी हाँ। तो मैम हम ज्यादा क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि मैम ने अभी बताया लिपिड्स या फैट ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट के अंदर हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेल, हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां आ जाती है, इसलिए हम ज्यादा नहीं खाते हैं। लिपिड्स तीनों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे बॉडी में। कैसे? आगे सारी बातें करने वाले हैं, राइट। तो 1 ग्राम अगर आपसे पूछ ले हमने 1 ग्राम ग्लूकोज खाया या हमने 1 ग्राम प्रोटीन खाया या 1 ग्राम फैट खाया, तो इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? तो 1 ग्राम फैट सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जब बात करते हैं, लिपिड्स जो होती है ना, ये पानी में हाइड्रोफोबिक होती है। इनका नेचर होता है बेटा, दीज आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? देखो हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर, और फोबिक का मतलब होता है फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर लगना। तो ये पानी से डरती है। पानी से डरने का मतलब क्या हो गया? वाटर में इनसॉल्युबल होती है। ये पानी में अघुलनशील होती है, पानी में घुलती नहीं है। अरे 1 चम्मच घी लो, उसे 1 कटोरी पानी में डालो, क्या घी पानी के अंदर घुल जाता है? नहीं, ऊपर तैरता है बेटा। क्यों? क्योंकि घी में क्या है? फैट है, लिपिड है बेटा। तेल क्या है? फैट या लिपिड है। तो पानी हो गया, पानी के अंदर अगर आपने फैट डाल लिया, आपने फैट के लिए कोई तेल डाल लिया, घी डाल दिया, तो तेल और घी पानी के ऊपर फ्लोट करते तैरते हैं, पानी के अंदर घुलते नहीं है, क्योंकि लिपिड्स का नेचर होता है वो पानी में अघुलनशील होती है, ये घुलती नहीं है पानी में। जबकि बेटा अगर आपको फैट को घोलना है तो आप इनको किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व कर सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे क्लोरोफॉर्म, केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म होता है लैब में, उसके अंदर लिपिड घुल सकता है। जैसे बेंजीन, बेंजीन में लिपिड घुल सकते हैं। जैसे इथर, इन सबके अंदर लिपिड घुल जाता है बेटा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि तेल घी किसके अंदर घुल सकते हैं, तो वहां पे ऑप्शन में क्लोरोफॉर्म हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, इथर हो सकता है। इन सबके अंदर लिपिड क्या हो सकती है? घुल सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। जबकि एनटीपीसी की वैकेंसी के बारे में अभी मुझे नहीं पता धीरज आई है कि नहीं आई है, आज अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया है तो हम क्लास के बाद देखेंगे, अभी हमने देखा नहीं है, राइट। हो गया। तो आपका पानी के अंदर तेल घी नहीं घुलेगा, जबकि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इथर इसके अंदर घुल सकता है। अगली बात क्या आती है बेटा? लिपिड्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो लिपिड की स्मॉलेस्ट यूनिट, अच्छा प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बताई थी मैम ने? फटाक से कमेंट करके बताओ। और कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट मैम ने क्या बताई थी, वो भी बताइए, ठीक है, जल्दी बताओ कमेंट करके। लिपिड्स की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड होती है। सबसे छोटी इकाई फैट या लिपिड की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं हम इनको वसीय
अम्ल, इनको हम वसीय अम्ल कहते हैं। और इन्हीं फैटी एसिड्स का एक दूसरा नाम भी होता है ट्राइग्लिसराइड। इन्हीं का एक दूसरा नाम भी होता है ट्राइग्लिसराइड। इनको ही हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जैसे अच्छा एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है 11,000, बहुत कम वैकेंसी आई है यार, इतनी कम। एनटीपीसी में बायोलॉजी बहुत अच्छे लेवल का आता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों ही आ गई एनटीपीसी की वैकेंसी। फिर तो ग्रुप डी की भी आने वाली, लेकिन 11,000 वैकेंसी तो बहुत कम आई है बेटा, बहुत कम। कहाँ एनटीपीसी ग्रुप डी की मिला के लाखों वैकेंसी आती है ना, इस बार 11,000 ही। चलो सुनो, हम पढ़ेंगे उसके बाद नोटिफिकेशन अगर आ गया तो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, यूपी कांस्टेबल की डेट आ गई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम कैंसिल हुआ था ना, उसकी डेट आ गई है वापस, अगस्त लास्ट पेपर है, राइट। चलिए सुनिए, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड का दूसरा नाम होता है ट्राइग्लिसराइड। इन ट्राइग्लिसराइड के बारे में हम आगे बात करेंगे आपसे। चलिए, तो लिपिड्स के बारे में पता लग गया आपको, लिपिड्स होती क्या है। अब आप मेरे से पूछो कि मैम ये जो लिपिड्स होती है इनके लिए हमें क्या खाना चाहिए, लिपिड्स का सोर्सेस क्या है, हम क्या खाते हैं कि हमें भरपूर मात्रा में हमारे बॉडी में फैट मिल जाता है। आप कोई भी तेल खा रहे हो, ऑयल खा रहे हो, आप घी खा रहे हो, घी डालडा घी खाओ या गाय भैंस का घी खाओ, उसके अंदर होती है। नेक्स्ट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मीट खाते होंगे, आप चिकन खाते होंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या है? फैट है। आप क्या खा रहे हो बेटा? बटर खा रहे हो, मक्खन खा रहे हो, ठीक है, उसमें भी क्या है? लिपिड है। आप छाछ पी रहे हो, आप दही खा रहे हो, कर्ड खा रहे हो, उसके अंदर भी क्या होती है? फैट होती है। इसी के साथ आप खा रहे हो बेटा, आप बताओगे कोई भी तेल, तेल सारा, सोयाबीन का तेल या रिफाइंड तेल, कोई भी तेल खा रहे हो, घी खा रहे हो, मीट खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, बटर खा रहे हो, है ना, कर्ड खा रहे हो, चीज खा रहे हो, चीज होती है ना सैंडविच के ऊपर लगी हुई या बर्गर के ऊपर लगी हुई, इन सब के अंदर क्या होता है? भर भर के होता है आपका लिपिड्स। साथ में फिश या फिश का ऑयल खाया आपने, मछली खाई या फिश का ऑयल होता है जिसको कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं, ये सारे सोर्सेस किसके होते हैं? फैट के होते हैं बेटा, ये मेजर सोर्सेस है। बाकी बहुत सारे भी सोर्सेस होते हैं, बाकी और से भी मिलती है आपको फैट, ठीक है। कोई भी तली हुई चीज खाते हो उसमें ज्यादा फैट होता है। तली हुई चीज किसमें तलोगे? तेल में तलोगे, घी में तलोगे, तो उसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए जिन लोगों का लीवर वगैरह खराब होता है या किसी को हार्ट अटैक पहले आ चुका है तो डॉक्टर उसकी तली हुई चीज बंद कर देता है। डॉक्टर कहता है तेल और घी बिल्कुल ना के बराबर खाओ, और मैं तो कहता हूं बंद ही कर दो, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही ज्यादा है, और अगर आप तेल और घी खाओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये याद रखिएगा बेटा, तेल हो गया, घी हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, साथ में आप बटर खा रहे हो, आप मक्खन खाया, आपने चीज खाया, आपने पनीर खाया, पनीर में भी होता है, आपने मछली खाई या मछली का तेल खाया, इन सबके अंदर क्या होता है? इन सबके अंदर अच्छा खासा आप बताएंगे बेटा लिपिड्स होती हैं। अब बात करते हैं लिपिड्स के बारे में, थोड़ा आगे चलते हैं कि लिपिड्स और क्या क्या काम कर सकते हैं। मैम लिपिड्स क्यों खानी चाहिए? तो लिपिड्स की तरफ फंक्शन लिखो, क्यों खानी चाहिए, क्या क्या काम करती है लिपिड्स। पहला, ये एनर्जी देंगी, तो अगर एनर्जी लेनी है तो भैया आपको क्या करना पड़ता है? लिपिड्स खानी पड़ेंगी, ये एनर्जी देती है। पहला काम तो, इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दुगनी एनर्जी देती है, तो एनर्जी लेनी है तो लिपिड्स खानी पड़ेंगी। दूसरा काम क्या करती है? ये स्मूथ ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती है। स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे, स्मूथ का मतलब है यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स, ठीक है, स्मूथ ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा देती है बेटा, प्रोटेक्शन देंगी। अब कैसे देती है जरा वो सुनो। मान लो यहाँ पर कोई एक ऐसे ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन के चारों तरफ ऐसे फैट लग जाता है, ऐसे ऐसे लिपिड्स यहाँ आके जम जाती है, तो अब इस ऑर्गन के अंदर बाहर से कोई भी चीज आसानी से नहीं आ सकती, तो ये फैट की लेयर है। अगर कोई भी यहाँ पर कोई चीज ऐसी आई जो इस ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकती है, तो फैट उसको अंदर आने नहीं देगी, फैट उसको रोक लेगी। इसीलिए क्या होता है बेटा, हम लिखते हैं स्मूथ ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करते हैं? फैट अपने चारों तरफ लेयर बना लेता है और स्मूथ ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट, अगला फंक्शन लिखो, लिपिड्स का काम होता है स्किन को वाटरप्रूफ बनाना। स्किन को क्या बनाती हैं? ये वाटरप्रूफ बनाती है बेटा। ऊपर मैंने लिखा है कि हमारे बॉडी में जो लिपिड्स होती हैं या फिर आम दैनिक जीवन में आप जो लिपिड्स काम में लेते हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? ये पानी में घुलती नहीं है, ये पानी से दूर भागती है, पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। तो हमारी स्किन भी क्या होती है? हमारी स्किन भी हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि स्किन के अंदर भी पानी नहीं आता है, स्किन हमारी वाटरप्रूफ होती है। अरे आप एक बाल्टी पानी से नहाते हैं, जितना पानी आप शरीर पर डालते हैं उतना ही तो पानी बह के नीचे चला जाता है। ऐसा थोड़ी है कि एक बाल्टी पानी आपने डाला तो आपके बॉडी के अंदर जाके अवशोषित हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ऐसा नहीं होता ना। एक बाल्टी पानी डालते हो तो वो एक बाल्टी पानी ही नीचे फर्श पे बह के नाली में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन जो है ये वाटरप्रूफ है। अगर आपकी स्किन वाटरप्रूफ नहीं होती तो वो पानी की बाल्टी पूरी की पूरी आपके बॉडी के अंदर रहती। अब बारिश में नहाते तो बारिश की जो बूंदें हैं वो सारी आपके बॉडी के अंदर जाके जम जाती है ना, सारा पानी आपके बॉडी के अंदर चला जाता। तो हमारी स्किन जो होती है वो वाटरप्रूफ होती है। और स्किन को वाटरप्रूफ कौन बनाता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाने का काम फैट करती है, वसा करती है। तो स्किन जो वाटरप्रूफ है वो किसकी बदौलत है? वो फैट की बदौलत है बेटा। नेक्स्ट, अगर आप पूछो मेरे से कि अगला फैट और क्या काम करता है, फैट हार्मोन्स बनाने का काम करता है। फैट क्या करता है? हार्मोन्स बनाने में सहायक है, ये हार्मोन्स बनाने में भी सहायक होती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोटीन भी क्या करते हैं? हार्मोन बनाने में सहायक होते हैं। और प्रोटीन से बने हुए हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन कहलाते हैं। ठीक ऐसे ही फैट से बने हुए हार्मोन्स होते हैं, उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। आपने शायद सुना हो फलाना इंसान स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले रहा है, ये भी आजकल बड़ा चल रहा है स्टेरॉइड वाला भी। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन्स जो फैट से बने हुए हैं उनको स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं बेटा। तो आपसे पूछे एग्जामिनर कि फैट क्या हार्मोन बनाने का काम करती है, आप कहोगे यस, फैट हार्मोन्स बनाने में भी हेल्पफुल होता है। और ऐसा फैट से बना हुआ हार्मोन क्या कहलाता है? वो स्टेरॉइड हार्मोन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो स्टेरॉइड हार्मोन कहलाता है। जैसे प्रोटीन से बने हुए हार्मोन्स क्या थे? पेप्टाइड्स हार्मोन थे। वैसे फैट से बने हुए हार्मोन्स क्या हो गए बेटा? आप बताओगे यहां पर स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए। अब एक बात बताओ, फैट से एनर्जी मिलती है, हाँ, और एनर्जी से हमारा बॉडी क्या करता है? काम करता है। तो फैट में ज्यादा एनर्जी होती है तो आप ज्यादा देर तक अच्छे से काम कर पाओगे। तो फैट क्या करता है? आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी होता है ना, उसको बढ़ाने की काम करता है। तो आप एक और लिख दो, ये वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। फैट क्या करता है? वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज का सिंबल लगा दिया मैंने, ये कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। अरे गांव में क्या करते हैं? देसी घी खाते हैं रोटी पे लगा के, उसके बाद मजदूरी करने चले जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, फिर भी थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा घी के अंदर क्या है? फैट, और फैट से क्या ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी जब ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा देर तक काम कर पाओगे।
साथ आपके कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। अब आप कहोगे मैम फिर तो हम घी खाते रहे, घी खाते रहे। घी अच्छा है तब तक ही जब तक आप घी को खा के उसे पचाने के लिए मेहनत कर रहे हो। अगर आपने घी खाया 4 चम्मच और लेट गए बेड के ऊपर, है ना, बढ़िया सो रहे हो, बढ़िया फोन चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो ये घी नुकसान पहुंचाएगा, ये घी जाके जम जाएगा, ये घी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। अगर आप घी खा रहे हो तो उसके बाद उस घी को बर्न करो, उस घी को जलाओ, और जलेगा जब वो बर्न होगा तब उससे कैलोरीज रिलीज होंगी, तब उससे एनर्जी रिलीज होंगी, तब घी अच्छा है। अब अपने आलू के पराठे घी में सेक के खा लिए और सो गए एकदम, है ना, तो वो काम नहीं चलेगा, वो काम नहीं चलेगा। एक कैलोरी में 4.2 जूल एनर्जी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन, आपने नेवी में पूछा होगा तो बिल्कुल ठीक है, या फिजिक्स में भी पढ़ते हो, या आपने फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है। अगली बात, हाँ, 1 कैलोरीज आप लिख सकते हो बेटा, 1 कैलोरी लिख देती हूं मैं, ये कोई बच्चा पूछ रहा है मेरे से क्वेश्चन, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। ये लो, किसी ने पूछा है क्वेश्चन। तो अगर आप घी खा रहे हो तो उस घी खाने के बाद आपको मेहनत करनी है, आप रनिंग करो, है ना, दौड़ लगाओ, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिससे क्या होगा, आपका फैट बर्न होगा, और बर्न होगा तो बेटा आपको वो एनर्जी देगा, अदरवाइज वही फैट आपको नुकसान पहुंचाएगा, वही फैट आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब नोट डालकर एक बहुत फेमस क्वेश्चन लिखो, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नोट डालिए, और एक क्वेश्चन लिखो, क्या जब फैट ज्यादा ले लेते हो आप, फैट क्या ले लिया आपने, बहुत ज्यादा ले लिया, फैट की मात्रा क्या होगी, एक्सेस होगी, तो हमारे बॉडी में ये जो एक्सेस फैट है, ये जो ज्यादा मात्रा का फैट है, ये जाके जम जाता है एक टिश्यूज में, और इन टिश्यूज को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। इन्हें क्या बोलते हैं हम, एडिपोज टिश्यू कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं वसीय उत्तक। वसीय उत्तक वो उत्तक जिनमें वसा जाके स्टोर हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ज्यादा मात्रा का फैट या एक्सेस फैट कौन से प्रकार के उत्तकों में जाके जम जाता है, तो आपको बताना है एडिपोज टिश्यू में, वसीय उत्तक में। तो अगर फैट ज्यादा लिया आपने डाइट में, तो ये ज्यादा मात्रा का फैट एडिपोज टिश्यू में जाएगा और वहां जाके जम जाएगा, इसका जमाव हो जाएगा बेटा। तो वसीय उत्तक वो होते हैं जो एक्सेस फैट को अपने पास स्टोर कर लेते हैं, जो एक्सेस फैट को अपने पास स्टोर कर लेते हैं, वो होते हैं आपके वसीय उत्तक। चलिए बात करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए जरा ध्यान से, ये जो फैट होती है, फैट किससे बनी हुई है, अभी तो लिखवाया, फैट की छोटी इकाई क्या है, फैट की सबसे छोटी इकाई होती है फैटी एसिड्स। फैट किसकी बनी हुई है, फैटी एसिड्स की बनी हुई होती है, वसीय अम्लों की बनी हुई होती है। तो या तो मैं ये कह दूं कि ये जो वसीय अम्ल होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, या मैं ये भी कह सकती हूं कि फैट 2 प्रकार की होती है, वसा या फैट, लिपिड्स एक ही बात है बेटा, ठीक है, ये 2 टाइप की होती है, फैट या फैटी एसिड्स 2 टाइप के होते हैं। मैं ये बात लिख सकती हूं कि नहीं लिख सकती हूं, जी हाँ मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे होती है जरा बात को, हाँ इमल्सिफिकेशन की बात करेंगे, इमल्सिफिकेशन क्या होता है थोड़ा रुकिएगा, ठीक है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है थोड़ी देर बाद बात करेंगे, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा आपको इमल्सिफिकेशन। फैटी एसिड्स या फैट 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक होती है सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट लिखो या फैटी एसिड लिखो, अगर आपने फैटी एसिड का टाइप लिखा है तो यहाँ पे फैटी एसिड लिखना, अगर आपने फैट का टाइप लिखा है तो भैया सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। दूसरी तरफ लिखो अनसैचुरेटेड फैट, नंबर 2 पे लिखिएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड फैट, हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। तो 2 टाइप की वसा होगी, संतृप्त और असंतृप्त, या 2 टाइप के फैटी एसिड्स वसीय अम्ल हो गए, कौन कौन से, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। क्या होती है सैचुरेटेड फैट, क्या होती है अनसैचुरेटेड फैट, है ना। हाँ हाँ मोनू जी, हम पढ़ा देंगे आपको, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे कि जब फैट टूटती है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटती है। तो मुझे पता है बीपीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया जब फैट टूट जाती है तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वहां पर क्या ग्लिसरॉल आंसर था, ठीक है। चलिए सबसे पहली डेफिनेशन, सैचुरेटेड फैट क्या होती है, वो फैट, अब फैट है तो फैट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब उसमें कार्बन होगा, तो ऐसी फैट जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ये कैसा बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, ये कैसा है, सिंगल बंध है ना, ये सिंगल बॉन्ड है यानी कि एकल बंध है। ऐसी वसा जिसमें कार्बन कार्बन तत्व के बीच में एकल बंध पाया जाता है उसको आप संतृप्त वसा या आप उसको सैचुरेटेड फैट कहते हो। पहला डेफिनेशन, 3 परिभाषा पढ़ाऊंगी, तीनों ही एग्जाम में आती हैं, 3 परिभाषा लिखवाऊंगी, तीनों की तीनों एग्जाम में आपके काम में आएंगे। दूसरा होता है बेटा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में या तो हो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना, ये कैसा है, ये डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है, 2 आबंध है, या कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसको हम त्रिआबंध कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसी फैट को आप क्या कहते हो, आप अनसैचुरेटेड फैट कहते हो। आगे बात समझ में, हाँ जी मैम मेरी पीछे की क्लासेस छूट गई हैं, अभी मैं क्लास स्टार्ट, हाँ यहाँ से भी पढ़ सकते हो संदीप, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे की क्लासेस छुट्टियों में अपनी कवर कर लेना, बाकी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसका कोई भी संबंध नहीं है कि इससे आगे पीछे चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट सुनो, पहले डेफिनेशन क्या होगी, जहां कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है वो सैचुरेटेड फैट है, जहां पे 2 या 3 है वो अनसैचुरेटेड फैट है। नेक्स्ट सुनो, सैचुरेटेड फैट वो होती है जिसको आप टेम्परेचर ज्यादा करोगे, टेम्परेचर तापमान अगर आपने ज्यादा दिया, अगर तापमान आपने इंक्रीज किया, मैंने इंक्रीज का सिंबल लगाया है, तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाती है, कैसी स्टेज में, लिक्विड स्टेट में आ जाती है, ये अपनी तरल अवस्था में आ जाती है। और जब आप इनको तापमान कम दोगे, आपने इनका टेम्परेचर कम कर दिया, तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाती है, कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में आ जाती है, ठोस अवस्था में आ जाती है। तो वो कैसी फैट है, वो सैचुरेटेड फैट है। जैसे घी को आप धूप में रख दो, घी को आप गर्म करो गैस पे, टेम्परेचर बढ़ाया तो वो पिघल जाता है, वो तरल अवस्था में आ जाता है। घी को आप फ्रिज में रखो, फ्रिज में रखने पे टेम्परेचर क्या मिलेगा, उसे कम मिलेगा, तो घी जम जाता है, वो ठोस अवस्था में आ जाता है। तो घी किस प्रकार की फैट हुई, ये वाली फैट हुई। जबकि बच्चा आप याद रखिएगा कि अनसैचुरेटेड फैट को चाहे तो आप टेम्परेचर ज्यादा दे दो, आप इनको टेम्परेचर क्या करो, ज्यादा, ज्यादा का सिंबल लगा दिया, या आप इनको टेम्परेचर कम दे दो, ये हमेशा और हमेशा लिक्विड स्टेट में रहती है। कौन सी स्टेट में, लिक्विड, ये तरल अवस्था में रहती है, इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे तेल, सरसों के तेल को फ्रिज में रखोगे तो वो तेल ही रहेगा, वो जमेगा नहीं, अगर जम रहा है तो उसके अंदर मिलावट है बेटा, ठीक है। तो सरसों के तेल को आप चाहे धूप में रखो चाहे फ्रिज में रखो, वो बेटा जमता नहीं है, क्योंकि वो सरसों का तेल के अंदर कौन सी फैट है, ये वाली फैट है बेटा, ये वाली फैट है, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट अगला बताओगे आप कि ये जो होती है ना, ये मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स होती हैं।
ये वाली फैट मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स होती हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स से बनी हुई होती है। एनिमल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? जंतुओं के उत्पाद से बनी हुई होती है बेटा। किससे? जंतु उत्पाद से बनी हुई होती है। यानी कि ये मेनली हमें कहां से मिलेंगी? एनिमल के प्रोडक्ट से मिलेंगी। जैसे घी किससे मिलता है? गाय भैंस से। तो गाय भैंस क्या है? एनिमल से। जैसे पनीर किससे बनता है? दूध से। दूध किससे बनता है? तो आप बताओगे गाय भैंस से निकलता है दूध। चीज, बटर, मक्खन, छाछ, दही, घी, ये सब क्या है? ये सब एनिमल फैट है। और एनिमल फैट कौन सी होती है? ये वाली। मेनली का मतलब होता है मुख्यतः, मेनली हमें एनिमल से मिलती है, थोड़ी बहुत कहीं और से मिल सकती है, राइट। जबकि ये वाली जो होती है ना, ये मेनली प्लांट प्रोडक्ट से मिलती है बेटा। किससे? प्लांट प्रोडक्ट से मिलती है। ये पेड़ पौधों के उत्पाद से मिलती है। जैसे तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, ये सारे तेल किससे मिलते हैं आपको? सारे के सारे तेल मैम हमें ये प्लांट से मिलते हैं। तो ये पादपों के उत्पाद में ज्यादा होती है। पादपों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें ये वाली ज्यादा होती है बेटा, राइट। अब नेक्स्ट सुनो, ये वाली जो फैट होती है, ये वाली फैट के पहले तो आप एग्जांपल लिखो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, है ना। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर आपको एग्जांपल लिखवाती हूं। बहुत गर्मी है रे बाबा, ये कि थोड़ा एसी भी आज मेरा कम काम कर रहा है। चलो पहले एग्जांपल लिखो, फिर हम आपको एक बात और बताएंगे इनके बारे में। जैसे एग्जांपल में लिख लो घी, घी, डालडा घी भी लिख लो, ठीक है। घी आ गया। जैसे एग्जांपल में लिख लो बटर, बटर का मतलब है मक्खन। जैसे मीट, मीट अब एनिमल से तो मिलता है। जैसे चिकन, चिकन, ठीक है। जैसे फिश, देखो मछली खा रहे हो, मछली का मांस खा रहे हो, तो वो यहाँ पे आएगा। मछली का तेल यहाँ पे आता है बेटा। यही एक मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती थी, ठीक है। जरा सुनिएगा, यहाँ पर क्या क्या आ गया? जैसे घी आ गया, जैसे बटर आ गया, जैसे छाछ भी लिख सकते हो, दही लिख सकते हो, लिख लो कर्ड, कर्ड का मतलब दही। जैसे चीज, चीज जो आप बर्गर सैंडविच पे खाते हो वो चीज। जैसे और पनीर लिख लो, पनीर। इन सब में जो फैट होती है ना, वो फैट ये वाली होती है बेटा, ये वाली, ठीक है। और जो इधर आती है फैट, इसमें सारे ऑयल्स, इसका एग्जांपल लिखो ऑयल्स। ऑयल्स का मतलब तेल, तेल, सारे तेल आ जाएंगे बेटा। जैसे पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल होता है ना, पीनट ऑयल हो गया। जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल को बोलते हैं जैतून का तेल। जैसे सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी के बीज का तेल, कोई भी तेल हो। जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, है ना। ये सारे तेल यहीं पे आते हैं, इन्हीं के एग्जांपल होते हैं ये तेल के। जबकि बेटा देखो एक चीज ध्यान से समझना, अगर फिश खाई है तो वो ये वाली फैट होती है। फिश का तेल निकलने के बाद फिश ऑयल खा रहे हो, मछली का तेल। और मछली का तेल कौन सा? जिसको क्या बोलते हैं? कोड लीवर ऑयल बोलते हैं। मछली के तेल का दूसरा नाम होता है कोड लीवर ऑयल, क्योंकि ये मछली के लीवर से निकलता है। तो मछली के यकृत का तेल यहाँ पे आता है। मछली के यकृत का तेल यहाँ पे आता है, का तेल यहाँ पे आएगा। तो अगर मछली खाई तो वो यहाँ आएगा, जबकि मछली का तेल खाया तो वो उधर जाएगा बेटा, ओके। अब जरा एक एक अपवाद लिख लो इनके। अपवाद का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब जिस पर ये बात लागू नहीं होती। इसका एक्सेप्शन क्या होता है? इसके एक्सेप्शन में आता है कोकोनट ऑयल। इसका अपवाद बनता है सैचुरेटेड फैट का अपवाद कहलाता है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। अब नारियल के तेल को सुनना जरा, नारियल का तेल किससे मिला? नारियल के पेड़ से। और पेड़ वाले तो ये होते हैं। जबकि आप नारियल के तेल को धूप में रखते हो तो वो तरल अवस्था में आ जाता है। नारियल के तेल को फ्रिज में रखोगे तो वो जम जाता है। तो नारियल का तेल इसका अपवाद माना जाता है, इसका अपवाद माना जाता है। और इधर अपवाद जो माना जाता है वो फिश ऑयल माना जाता है। इधर अपवाद माना जाता है वो क्या माना जाता है? फिश ऑयल, मछली का तेल। बच्चों आप जानते हो मछली क्या है? एक एनिमल है। तो मछली का तेल कहां से मिला? एनिमल से बना। जबकि हमने लिखा है ये तो प्लांट से मिलती है मेनली। तो यहाँ पे मछली का तेल इसका अपवाद होता है, और इधर अपवाद होता है नारियल का तेल। इधर होता है नारियल का तेल अपवाद होता है। अब एक बात और सुन लो, ये वाली फैट खाओगे तो इनको पचाना आसान नहीं होता है। तो इसके नीचे लिखो हार्ड टू डाइजेस्ट। कौन सी? ये वाली। ये आसानी से नहीं पचती हैं बेटा, हार्ड टू डाइजेस्ट होती हैं। पचाने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। इनका पाचन आसानी से नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। आप घी खाओ, आप मक्खन खाओ, आप चिकन खाओ, मटन खाओ, मछली खाओ, दही खाओ, पनीर खाओ, चीज खाओ, सारी चीजें खाओ, लेकिन उसको पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसको पचाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें खाई आपने और खा के बेड पे पड़ गए, सो गए 6 घंटे के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इनको पचाओगे, आप मेहनत करोगे, तब बेटा इनसे क्या मिलेंगी? आपको कैलोरीज मिलेंगी, आपको एनर्जी मिलेंगी। अदरवाइज यही फैट जो है ये आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करेगी। इसीलिए हम इसको बैड फैट कहते हैं। ये खराब वसा के नाम से भी जानी जाती है। खराब कब होगी? जब आप मेहनत नहीं करोगे। ये खा लिए, खाए जा रहे हो, नाश्ते में 2 आलू के पराठे खा लिया, दोपहर में 6 रोटी के ऊपर बढ़िया सा घी डाल के पनीर की सब्जी, मक्खन खा लिया, साथ में छाछ दही खा लिया, फिर सो गए, फिर रात में वापस खा लिया, फिर सो गए। तो बेटा ये क्या है? ये क्या है? ये बैड फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये बैड फैट का मतलब क्या? ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। खराब क्या होता है? जो आपको नुकसान पहुंचाए उसी को तो खराब चीज बोलते हो ना। तो अगर आपको घी खाना है, बेशक खाओ, मक्खन, घी, मीट, चिकन, फिश, दही, दूध, पनीर, छाछ सब खाओ आप, लेकिन उसको पचाने के पीछे आप मेहनत करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, तभी वो फैट अच्छा है, तभी उससे एनर्जी मिलेगी। अदरवाइज वही घी, पनीर, मटर, मक्खन सारा आपको क्या करेगा? ये बैड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये खराब फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और खराब फैट से ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा फिर, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आइए जरा इधर, ये वाली जो फैट होती है ना, इसको क्या? ये इजी टू डाइजेस्ट होती है बेटा। ये क्या होती है? इजी टू डाइजेस्ट। इसके कंपैरिजन में ये वाली क्या होती है? इजी होती है। इनको पचाना आसान होता है इसके कंपैरिजन में। इनसे आसानी से पच जाएगा तो आसानी से एनर्जी मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। इसलिए हम क्या कहते हैं बेटा? ये वाली थोड़ी सी गुड फैट कहलाती है, ये अच्छी फैट कहलाती है। किस कॉन्टेक्ट में? अभी बताएंगे आपको, कोलेस्ट्रॉल भी, सारी बातें करेंगे हम, है ना। कि कौन बच्चा कह रहे हैं? मोनू कुमार कह रहे हैं बहुत स्लो पढ़ाती है। पहली बात तो आपको बात करने की तमीज नहीं है, पढ़ाती है नहीं हो तो पढ़ाती हो होता है। और मैं अगर स्लो पढ़ा रही हूं तो बेटा तुम स्लो पढ़ाने वाले मास्टरों से मिले नहीं हो अभी तक, है ना। तुम स्लो पढ़ाने वाले मास्टरों से अभी तक मिले नहीं हो, राइट। मेरे को तो बच्चा हमेशा ये कहता है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रही हूं, थोड़ा स्लो पढ़ाइए। आप पहले इंसान मिलो मुझे आज 8 साल में जो ये कह रहा है कि मैम बहुत स्लो पढ़ाती है ना।
चलो, तो ये वाली इजी टू डाइजेस्ट होती है, इसलिए हम इनको गुड फैट में कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन फैट कोई भी हो, ज्यादा खाते हो तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने का ही काम करती है। तो दो तरीके की फैट थी, एक ये, ठीक है। फैट के सोर्सेज बता दिया, फैट होता क्या है, फैट किसका बना हुआ होता है, सारी बातें हमने कर ली। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैम अगर हम फैट कम खाए तो क्या हो जाएगा, और अगर हम फैट ज्यादा खाए तो क्या हो जाएगा? तो कम खाने वाला तो आप ही मुझे बता सकते हो कि अगर वसा हमने कम खा ली, हमारी बॉडी में फैट की क्वांटिटी कम गई, अगर आपने इनको क्या किया, इनकी डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी आपके शरीर में फैट की, तब तो क्या होगा बेटा? फैट की डेफिशिएंसी क्या करती है? आपकी बॉडी के अंदर फैट कम है तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम है तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। आप जल्दी थक जाओगे बेटा, 10 मिनट काम करा थकान हो जाएगी, कभी कभी तो थकान इतनी हो जाएगी आपको चक्कर आ जाएगा, आप चक्कर खा के गिर जाओगे, है ना। तो वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, कार्य करने की दर घट जाएगी, आप जल्दी थक जाओगे, फटीग हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं, इसको एक टर्म देना है ना इसको, तो इसको बोलते हैं फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। अरे यार मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, फिर भी मुझे बहुत थकान रहती है, खाने में तो मैं 4 रोटी खा जाता हूँ, फिर भी मुझे 1 घंटे बाद थकान महसूस होती है। तो इसका मतलब आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं, अपनी डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की क्वांटिटी ऊपर नीचे खा रहे हैं, बैलेंस नहीं खा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो फैट कम खाने से वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है, थकान महसूस होती है सारा दिन। अब मैम अगर फैट ज्यादा खा गए तो ज्यादा फैट तो बहुत नुकसान पहुंचाती है, जिसमें से पहला नुकसान देखो, अगर फैट एक्सेस अमाउंट में ले लिया, अगर फैट आपने ज्यादा खा लिया तो क्या हो जाएगा? पहला बीमारी ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा आ जाएगा बेटा, अचानक से मोटापा आ जाता है ना, ओबेसिटी स्टेज में चले जाओगे। और अगर फैट बहुत ज्यादा खा लिया तो कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा, और जैसे ही कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो फैट आपने अगर ज्यादा खाया तो क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रोल आपकी धमनियों में जम जाता है, नसों में जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब ये कोलेस्ट्रॉल वाला तो एक सेपरेट चैप्टर है, कल की पूरी क्लास लग जाएगी इसको पढ़ाने में। बहुत सुनते हो आजकल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन पहले ये समझो ओबेसिटी क्या होता है। ओबेसिटी वो स्टेज होती है जिसमें आप खाने में अपनी बैलेंस डाइट नहीं खाते हो, और जिसकी वजह से आपके शरीर में मोटापा आ जाता है, उसको ओबेसिटी स्टेज कहते हैं। आजकल देखो 8 साल का बच्चे का वजन 70 किलो निकल रहा है ना, क्योंकि बर्गर पिज्जा सैंडविच खाई जा रहे हैं, और बर्गर पिज्जा सैंडविच क्या है? फास्ट फूड है, जंक फूड है। इनमें क्या होती है? बैड फैट होती है, वो बैड फैट पचाने के लिए इतनी मेहनत करते नहीं है, तो उनमें ओबेसिटी स्टेज आ जाती है। अब मैम हम ओबेसिटी स्टेज में है या नहीं, ये कैसे पता लगाते हैं? तो ओबेसिटी का पता लगाने के लिए एक यहाँ पे फॉर्मूला चलता है बीएमआई का। बीएमआई निकलवाओ अपना। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। आप अपना बीएमआई चेक करवाओ भैया। आप बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऊपर अपना क्या लिखेंगे? आपका वेट लिखेंगे, ऊपर आपके शरीर का वजन लिखना है। आप सब निकाल सकते हो अपना अपना बीएमआई, ठीक है। ऊपर आप अपना वजन लिखिए, वजन लिखते हैं बेटा किलोग्राम में। नीचे क्या लिखोगे आप? नीचे लिखोगे अपनी हाइट। हाइट का मतलब आपकी लंबाई, हाइट स्क्वायर, ठीक है। और लंबाई किसमें लोगे? तो लंबाई लेनी है मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर कर देना यहाँ पे। ये फॉर्मूला होता है बीएमआई निकालने का, वेट अपॉन हाइट। वेट यानी वजन, हाइट यानी आपकी लंबाई, वजन को लेना किलोग्राम में, जितने भी किलो के हो आप 70-80 किलो के, और नीचे अपनी हाइट को मीटर में लिखना और उसका स्क्वायर कर देना, और आपका यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे वैल्यू आया 25 से कम, सुनना बड़ा ध्यान से, अगर 25 से कम आया, 25 से नीचे आया, तो बेटा आप अंडरवेट हैं, आपका वजन कम है, आप कितना ही खा लो आपका वजन नहीं बढ़ रहा है ना। अंडरवेट का मतलब होता है जितना होना चाहिए उससे कम वजन है। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, मैं तो बहुत खाता हूँ फिर भी पतला हूँ यार। अरे कितना खा रहा है फिर भी तो कुपोषण का शिकार लग रहा है ना। दूसरा लिखो, दूसरा, अगर आपका 25 से 30 के बीच में आ रहा है, ओ सॉरी एक मिनट, अंडरवेट आता है 18 से कम, अगर वैल्यू आ रहा है 18, बिलो 18 से कम आया है तो अंडरवेट है आप। अब अगर आपका बीएमआई आ रहा है कितना, आपका 18 से ऊपर और कितना 25 के बीच में, आप नॉर्मल हैं, आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप नॉर्मल हैं, आप एक हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं बेटा। हेल्दी का मतलब आप सही बैलेंस डाइट खा रहे हैं। 18 से कम खाया यानी कि आपका वजन कम हो गया। अगर आपने 18 से ज्यादा आ रहा है, आपका 25 के बीच में, 18 से 25, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक भी चल जाता है ना, तो आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप नॉर्मल हैं, सही चल रहा है आपकी बॉडी का। अगर 25 से 30 के बीच में आ रहा है, तब क्या हो रहा है? तब आप ओवरवेट होने की कैटेगरी में आ गए। ओवरवेट का मतलब है धीरे धीरे आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया है, और अब 30 से ऊपर चला गया, 30 से ज्यादा, तो बेटा 30 से ज्यादा आते ये वैल्यू ओबेसिटी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा शुरू हो गया आपका। तो इस तरीके से जिम वाले बंदे यार हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर्स आपका बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। अब अपना अपना बीएमआई कैलकुलेट करके मुझे बताइए फटाक से किसका कितना आ रहा है। हाँ, 18 से अगर कम आया है तो आप भैया आपको बैलेंस डाइट खाने की जरूरत है, पतले हो, ठीक है, आप खा तो रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, तब आप अंडरवेट हो, ठीक है। 18 से 25 आ रहा है, बहुत बढ़िया है, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस थोड़े कम है। 25 से 30 आ रहे हो तो धीरे 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 आपका वजन बढ़ना शुरू हो रहा है। 30 से ऊपर आ रहा है, किसी किसी का 40 आ रहा है, तो भाई ओबेसिटी स्टेज स्टार्ट हो गई आपकी। थोड़ा ध्यान रखो, खाने पीने पे ध्यान दो, सही से खाओ, है ना। ओके, अब दूसरा हम ये कल पढ़ाएंगे कि फैट ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ जाता है, आखिर ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, इस पे हम कल बात करेंगे। मैं मेरा 11 आ रहा है अब्दुल बेटा, इसका मतलब तुम खा तो रहे हो लेकिन ढंग से नहीं खा रहे हो, तुम बहुत पतले हो, तुम्हारा वजन क्या है अब्दुल बेटा? हाँ हाँ, इसी तरीके से आप जिम में जाते हो ना, तो जिम वाला क्या करता है, फर्स्ट डे आपका बीएमआई चेक करता है। ऐसे ही अगर आप हॉस्पिटल जाते हो कि डॉक्टर मैं खाता तो हूँ लेकिन मेरा खाया हुआ मुझे लगता नहीं है, तो डॉक्टर कहता है आइए आपका बीएमआई चेक करते हैं सबसे पहले, तो आपका बीएमआई चेक होता है। हाँ 20 है तो आप हेल्दी हैं सुरेश बेटा। तो ये आपका आज फैट कंप्लीट कर लिया हमने। अब कल हम पढ़ेंगे फैट ज्यादा खाने से